हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी मसाला रिएक्शन। तो आज हम मसाला रिएक्शन में कहाँ पर क्या करने वाले हैं और क्या देखने आज वाले हम हैं। कहीं घूमने जा रहे हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में जा रहे हैं जी हम, और विजिटिंग इंडिया क्लोजेस्ट विलेज टू द स्काई, मतलब आसमान के करीब तरीन हिमाचल वैसे ही है ना, ऊंचा हाइट पर होगा ना। नॉर्दर्न एरियाज हमारे ऐसे पहाड़ों हाँ वाला हाँ और हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। हिमाचल में हमने आई थिंक वो बस का राउट उधर ही देखा था ना, वो वोल्वो बस जो थी वोल्वो बस, ट्रैक। हाँ, हाँ, हिमाचल थी या उत्तर नहीं प्रदेश? हमारे उत्तर प्रदेश से आई थिंक। वो उत्तर यूपी था। प्रदेश यूपी में तो हाँ, वो यूपी था शायद। चले देखते हैं जी, हम हिमाचल जा रहे हैं भाई साहब, और देखते हैं कि ये विलेज आसमान के कितना करीब है और कैसा है। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। कनिष्क गुप्ता, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इनकी जो नरेशन है, जो डायलॉग्स होते हैं वो कमाल के होते हैं। वॉइस ओवर इनकी स्टाइल अपना ही है। इंडिया का हाईएस्ट विलेज इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बसा है कि यहाँ ऑक्सीजन सी लेवल के कंपैरिजन में सिर्फ आधी है। इतनी ज्यादा ऊंचाई कि यहाँ का टेम्परेचर हमारे घर के फ्रीजर से भी कहीं ज्यादा ठंडा है, बल्कि इतनी ज्यादा ऊंचाई कि यहाँ पेड़ भी नहीं सरवाइव कर पाते। फीट की हाइट से सीधा 9000 फीट पर पहुंचा। तो अभी मैं हाईएस्ट विलेज जाने के ऑलमोस्ट आधे रास्ते में आ गया हूँ, और यहीं से ही मतलब इसी हाइट से आपको ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा ऑक्सीजन लेवल आया 92। मेरा ऑक्सीजन आखिरकार इतना लंबा सफ़र तय कर कर फाइनली मैं आ गया हूँ इंडिया के हाईएस्ट विलेज में। गिनती के कुछ घर हैं और सारे ही घर मड हाउसेज हैं, और अभी जो कि सर्दी का इतना ज़्यादा खतरनाक टाइम है, यहाँ पर सब कुछ जमा हुआ है। अगर आप रूम में कमरे में पानी भी छोड़ देंगे तो वो पानी भी जम जाता है, इतना ज़्यादा ठंडा है। सारी पाइपलाइन जम गई है। तो आधी ऑक्सीजन, ड्राई क्लाइमेट बिना पेड़ों के, और वो भी इतनी ज़्यादा ठंड में। मतलब इस जगह के बारे में जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें ये बताती है कि इस तरह की जगह पर तो इंसान रह ही नहीं सकते, पर फिर भी यहाँ पर लोग रहते आ रहे हैं। वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से थ्राइव कर रहे हैं। वो यहाँ हर वो काम कर रहे हैं जो इतना मुश्किल होता है, चाहे वो खेती हो या फिर कुछ भी किसी भी तरह की चीज़ें हो। तो कैसे ये लोग इतनी ज़्यादा मुश्किल हालातों में रह पाते हैं, इसी का पता लगाने अभी मैं यहाँ पर कुछ दिन बिताने वाला। तो मुझे अभी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा इंटरनेट भी है, क्या मैं अच्छे से एक्लिमेटाइज कर पा रहा हूँ। हाँ, वो टावर वगैरह तो मैंने देखा था लगा 80 है,
जो कि बहुत ज़्यादा कम है, इतना कम कि प्लेन एरिया में इस लेवल पर वेंटिलेटर पर पहुंच सकते हैं। पर क्योंकि अभी मैं इतने ऑल्टीट्यूड पर हूँ तो ये एक तरह से नॉर्मल लेवल्स हैं, अगर कोई सिम्टम नहीं हो रहे तो। पर ये ऊंचाई ही इतनी है कि कॉमिक विलेज सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के हाईएस्ट सेटलमेंट में से आता है, जिस लिस्ट में इंडिया के 2 और विलेजेस भी शामिल हैं। और जो वर्ल्ड की हाईएस्ट सेटलमेंट है वो है पेरू का ला रिंकोनाडा, जो 16,000 फीट पर है। पर इतनी ऊंची जगहों को भी कुछ लोगों ने अपना घर चुना है। जिनकी ज़िंदगी को करीब से जानने के लिए मैं यहीं रहने वाली एक फैमिली के साथ रुकने वाला हूँ, इस खूबसूरत से मड हाउस में। यहाँ के ये सारे ही घर एक जैसे दिखते हैं, पर ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इनके ऐसे होने की खास वजहें हैं। यहाँ पर आप सारे ही घरों में वाइट का ये पेंट देखेंगे। तो ये वाइट पेंट का भी खास वजह ये है क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पर हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो आप सन के और ज़्यादा करीब हो गए हैं। तो यहाँ पर बहुत तेज़ सनलाइट होती है, तो उस सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर सके दीवारें, इसलिए पूरे घर को वाइट पेंट करा जाता है। तो आपको इस गांव के चारों तरफ बहुत सारी मिट्टी तो दिख रही होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिट्टी की तो कोई कमी नहीं है। तो इसलिए ये पूरे घर को मिट्टी से बनाते हैं, यहीं की मिट्टी से बनाते हैं। जो हमारे यहाँ जनरली 9 इंच की दीवारें बनती हैं, यहाँ बनती है उसकी डबल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2 फीट की दीवारें, इतनी मोटी मोटी दीवारें यहाँ बनती हैं। तो उससे बहुत अच्छी इंसुलेशन होती है और अंदर गर्मी बनी रहती है। और क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा भी तेज़ चलती है तो यहाँ विंडोज़ को भी छोटा बनाया जाता है, और जहाँ से धूप आती है उन विंडोज़ को बड़ा रखा जाता है। पर इस घर में सबसे अनोखा तो यहाँ का ये टॉयलेट है। अब क्योंकि यहाँ पर ठंड इतनी पड़ती है कि पाइपलाइन सारी जम जाती है और जो टॉयलेट का ड्रेन होता है, ड्रेन पाइप भी जम जाता है, तो इसलिए इन्हें ये ड्राई टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है, जिसमें एक कमरे के अंदर एक छेद होता है जिसके अंदर आप अपना काम करेंगे, और फिर वो नीचे एक गड्ढे में एक तरह से पिट है नीचे, उसमें जमा होता रहता है। और जब भी आप इसको टॉयलेट को यूज़ करेंगे उसके बाद आपको यहाँ साइड में पड़ी हुई जो चीज़ दिख रही है, ये एक्चुअल में खाद है। तो इस खाद को आप इसमें डालेंगे और वो आपका वेस्ट वो भी खाद में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ। फिर इसी खाद को ये खेतों में भी यूज़ करते हैं। तो एक तरह से कहें तो यहाँ पर वेस्ट नहीं जाता है। और क्योंकि मैं भी इसी मड हाउस में रह रहा हूँ तो मुझे भी यही टॉयलेट यूज़ करना पड़ रहा है। तो फिर इफ़ यू अलाउ मी तो चलो, टॉयलेट ड्राई हो सकता है, पर जीने के लिए पानी की तो ज़रूरत है ही, तो वो कहाँ से आएगा? और जहाँ आसपास सब जमा हुआ है वहाँ पानी कैसे बचेगा? खैर, किस्मत से इस गांव में एक धारा है जिसमें ग्लेशियर से पानी आता है, और क्योंकि वो ज़मीन के नीचे से आता है तो जमता भी नहीं। पर उस पानी के लिए घर से कुछ दूर चलकर उसके पास तक जाना पड़ता है, 20 से 30 लीटर के कैंस के साथ। कितना लीटर है भैया ये वाला? 35 लीटर। और ऐसे कैंस को उठाकर दिन में कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पर चल फिर रहे हैं ना तो सांसें तो बहुत जल्दी चढ़ जाती हैं, ये तो है। और ये लोग तो अच्छे से एक्लिमेटाइज है, ऐसे करके जुप करके चढ़ जाती है ये आंटी सब। पता नहीं ये लोग क्या खाते हैं जो इतनी ऊंचाई पर भी इतनी आराम से चढ़ जाते हैं। तो चलो देखते शुरू में हैं उनकी यहाँ बॉडी सर्वाइव के साथ करने के एडजस्ट हो गई लिए है ना। खाने में क्या खास है। पनीर है ये आपका पनीर है क्या करनी है? अच्छा, गाय का पनीर ऐसे कैसे बन जाता है ये सुखा के? कैसे? स्मेल तो वैसा है थोड़ा गाय जैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है। खाने में कैसे लगी? तो ये जो आप देख रहे हैं ये है चिरुई। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी जाती है। एक तो ये बार्ले हो गया, बार्ले से बना हुआ सत्तू है, गाय का पनीर हो गया, और ये गाय का ही घी है, फिर ये शक्कर, ये सब मिलाकर बनता है ये पेस्ट जिसको कहते हैं चिरुई। और ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और इसी को खाकर ही ये लोग फिर खेती वेती के लिए या फिर बाकी काम में जाते हैं सुबह। तो टेस्ट करके देखते कैसे है।
एक तो ये हेल्दी चीज़ें पता नहीं टेस्टी क्यों नहीं लगती, पर इस खाने और इस घर के अलावा कुछ और भी है जो यहाँ ज़िंदगी को मुमकिन बनाते हैं। यहाँ के ये जानवर जिसमें याक, गाय और गधे शामिल हैं, और हर एक जानवर का इन लोगों की ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा है। गाय और याक से दूध और बाकी सारी दूध से बनी चीज़ें आती हैं, और गधे यहाँ ऊंचाई पर सामान ढोने के काम आते हैं। यहाँ तक कि इनका गोबर भी इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी गाय वगैरह ने जितना भी गोबर किया हुआ था वो सब भैया ने उठाया है, और यहाँ पर एक जगह पर इतना सारा गोबर इकट्ठा किया है। अब आपको देखने में ये गोबर लगेगा बट इनके लिए एक्चुअल में फ्यूल है, क्योंकि इसी गोबर को धूप में सुखाने के बाद ये बुखारी जलाने में यूज़ करते हैं, जिस पर खाना बनता है, और इसी से ही घर गर्म भी रहता है, क्योंकि यहाँ जलाने के लिए ना ही पेड़ है और ना ही उनकी लकड़ियाँ। और रात होने से पहले इन जानवरों को भी घर के अंदर ही रखा जाता है, क्योंकि यहाँ की सर्द रातें झेलना इनके लिए भी मुश्किल है। अब जब इतने बड़े जानवरों के लिए भी ठंड झेलना मुश्किल है, तो मैं यहाँ कैसे रात गुजारूंगा? अभी आपको मेरे पीछे बड़ा खूबसूरत सा सनसेट दिख रहा होगा। बहुत ही सुंदर हो जाता है पूरा का पूरा विलेज सनसेट के टाइम पे। बहुत प्यारा है। अब सनसेट तो हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, पर सनसेट होते होते जो बढ़ रहा है, एक चीज़ जो राइज हो रही है वो है सर्दी। बहुत ज़्यादा ठंड होती जा रही है धीरे धीरे। पता नहीं कितनी ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है यहाँ पे, इतने ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे। वैसे ही क्या टेम्परेचर रहता होगा? माइनस में होगा। फ्रीज हो रही है हर चीज़। तो आज रात में यहीं इसी रूम में सोने वाला हूँ। बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट -20 तक जाएगा रात में। तो क्या होता है कि यहाँ पर अभी मेरा जो बेड है इसके नीचे बेड की वूल बिछी हुई है, जो कि काफ़ी बॉडी की हीट को रिटेन रखती है। इसके बाद एक ब्लैंकेट है, इसके बाद एक और कंबल, मैं भी यही कह रहा था कि और एक मतलब इसके बाद एक रज़ाई है, और बात यही नहीं ख़त्म होती। इसके बाद एक और रज़ाई है, और ये सच में इतने सारे सामान यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि इस कमरे में कोई भी हीटिंग सॉल्यूशन नहीं है, कोई बुखारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो सिर्फ आप अपनी बॉडी की हीट पे डिपेंडेंट हो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। काफ़ी भारी ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत सारा बोझ मेरे ऊपर रख दिया। ऐसे ही हमने भी Bye, डबल good night. कंबल रज़ाइयाँ ले लिए थे। उशु तो वहाँ पे -1 था, 1-2 माइनस। साढ़े 8 और सनसेट। तो रात में यहाँ पर कितना ठंडा टेम्परेचर गया था ये मुझे ज़्यादा बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं रात को सो रहा था यहाँ पर और सांस ले रहा था, तो सांस की जो भाप निकलती है वो सारी विंडो पे पूरी तरह से जम चुकी है। वो भी बाहर से नहीं अंदर से। ये देखो बर्फ़। तो कितना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर यहाँ पर है, पूरी बर्फ़ जम गई है एकदम। खैर ये ठंड मुझे अंदर नहीं रोक सकती, ये पता लगाने से कि इंडिया का ये हाईएस्ट विलेज आखिर बना कैसे। क्योंकि यहाँ से बस 10 किलोमीटर दूर एक जगह है जो इसके बनने की कहानी छुपाई बैठी है। ये खूबसूरत विलेज है लांगजा, जिसके ये नज़ारे तो कीमती हैं ही, पर इसकी ज़मीन में कुछ और भी कीमती छुपा है। क्योंकि इस ज़मीन में मिलते हैं कुछ ऐसे पत्थर जो समंदर में रहने वाले जानवरों से मिलता जुलता है। क्योंकि यहाँ पर इस तरह के फॉसिल्स मिलते हैं जो कि मरीन एनिमल्स के हैं। पर यहाँ पहाड़ों में भला ये कैसे आए? खैर ये यहाँ नहीं आए, बल्कि ये तो इन पहाड़ों से भी पुराने हैं, क्योंकि करोड़ों साल पहले ये सब एक समंदर हुआ करता था जिसे कहते थे टेथिस सी, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच हुआ करता था।
पर समय के साथ साथ इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ी, जिससे समंदर का तल बंद होकर टकरा गया यूरेशियन प्लेट से और जन्म हुआ उन पहाड़ों का जिन्हें आज हम हिमालयास कहते हैं, जिसने इंडिया के सबसे ऊंचे विलेज के साथ साथ पूरे हिमालयास को बनाया है। पर समंदर के जो कभी जिंदा जीव थे वो आज इन फॉसिल्स में बदल गए हैं। और ये बात सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक मैंने बस कहानियों में सुना था, बट आज मैं सच में ये प्रूफ देख रहा हूँ। क्या खूबसूरत चीज़ है ये। और ऐसे ही जन्म हुआ है यहाँ के इस सबसे खूबसूरत पहाड़ का भी, चाओ चाओ कांगनिल्दा। 20,000 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट है और यह पहाड़ देख के आपको सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ख़ास लगेगा। और ये है भी, यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि इसको पूजा जाता है। क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये पहाड़ बुद्धा का आशीर्वाद है, क्योंकि यही पहाड़ इस कोल्ड डेजर्ट में बसे आसपास के गांव को 12 महीने पानी देता है। बर्फ मेल्ट हो गया आती होगी और ना। मतलब ये चारों तरफ की वैली ही इतनी खूबसूरत है, मतलब बुद्धा जी को इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है तो वो यहाँ से क्यों हटेंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कभी आपने सोचा है कि वीडियो में हमें कैसे अलग अलग इमोशंस फील होते हैं, कभी पीसफुल, कभी एक्साइटमेंट, तो कभी सैड, पर ये सब पॉसिबल कैसे होता है? म्यूज़िक से। इसीलिए वीडियो में मैं म्यूज़िक पर बहुत फोकस करता हूँ और मुझे हर इमोशन के लिए ईजिली म्यूज़िक मिल सके, इस पर फोकस करता है एपिडेमिक साउंड, क्योंकि यहाँ मुझे म्यूज़िक सर्च करने की ये तो समझ आ गया, पर यहाँ कुछ ऐसा भी है जिसे देखकर पता चलता है कि ये जगह आज भी बदल रही है। ओ भाई, ये क्या जगह है यार। मैं इसे मूनलैंड कहूँ, मार्सलैंड कहूँ, क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो अर्थ पर है ना। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार। जब मैं इन पे चलता हुआ आपको दिखूंगा तो आपको इसके स्केल का आइडिया लगेगा कि एक्चुअली कितने ज़्यादा ऊंचे ऊंचे रॉक के फॉर्मेशंस हैं, जिन्हें देखकर पास जाने में भी डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाएंगे ये, और सच में कुछ कुछ धीरे धीरे करके पत्थर नीचे भी गिर रहे हैं। ये है नीडल रॉक फॉर्मेशन। जब पानी और हवा साथ मिलकर इन पहाड़ों को कुछ ऐसे दिलचस्प शेप में बदल देते हैं तो ऐसे फॉर्मेशंस बनते हैं, जो एक तरह से धीरे धीरे इन पहाड़ों की मिट्टी का टूटना या इरोजन है। कहीं कहीं तो आपको ऐसे मशरूम का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा यार। ले कैसे हो सकता है। कमाल है यार, नेचर का सच में कमाल है। जब नेचर आर्ट बनाने जाती है ना तो फिर कुछ ऐसे मास्टरपीस निकलते हैं। पर जहाँ पहाड़ भी इस क्लाइमेट और ऊंचाई पर टूटते जा रहे हैं, वहाँ इंडिया के सबसे ऊंचे गांव में रहने वाले ये लोग कैसे सदियों से जी रहे हैं। ये राज छुपा है इन लोगों की बॉडी में, क्योंकि ये लोग सिर्फ इस जगह से एक्लिमेटाइज नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इतने सालों में इनकी बॉडी कुछ अलग तरह से इवॉल्व हुई है, जो हम लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इनकी बॉडी में जो चेंज आता है वो आता है कि इनकी बॉडी में हाई रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, इसलिए इनके ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाते हैं ब्लड। दूसरी खास बात यह है कि इनकी जो लंग की कैपेसिटी है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, तो जब भी ये सांसें लेते हैं तो वो सांस ज़्यादा गहरी होती है। हम लोगों से हम इतनी गहरी ले नहीं सकते, क्योंकि इनकी जेनेटिकली लंग्स ज़्यादा गहरी कैपेसिटी की हो चुकी हैं। पर मैंने इनके इस फिजियोलॉजिकल चेंज का प्रूफ देखने के लिए इनके भी ऑक्सीजन लेवल चेक किए, लेकिन इन सब के लेवल्स मुझसे भी 9% कम आए। पर इनके कम लेवल्स ही इनकी बॉडी की ज़्यादा एफिशिएंसी को दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है जितना मेरी बॉडी को है। और इस इवोल्यूशन की वजह से ये सिर्फ अब ह्यूमन नहीं रहे हैं, ये सुपर ह्यूमंस बन चुके हैं।
जो यहाँ पर इतने ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे सालों से रह रहे हैं। पर खास सिर्फ इनकी ही बॉडी नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी भी कुछ हद तक इस ऑल्टीट्यूड में ढल सकती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होते हैं तो ऑक्सीजन तो वो बढ़ा नहीं सकती बाहर से, वो सांस लेने की स्पीड बढ़ा देती है। और ब्रीदिंग रेट फास्ट होने से क्या होगा, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। आपकी हार्ट बीट फास्ट होने से क्या होगा, आपका जो खून है वो बार बार बॉडी में फ्रिक्वेंटली घूमेगा, फिर बार बार किडनीज को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसे बार बार यूरिन निकालना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से अच्छा साइन है कि आपकी बॉडी उससे एडजस्ट कर रही है। अब आपका क्या काम है, आपको अपनी बॉडी में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की वजह से पानी का जो लॉस है उसको मेंटेन करना है। तो इसलिए आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और हो सके तो अगर आप ORS भी डाल लेंगे उस पानी में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, जब भी आपको 10 से 12,000 फीट या उससे ऊंचे ऑल्टीट्यूड पर जाना हो तो उस ट्रैवल को 2 से 3 दिनों में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइज होने का सही टाइम मिल सके। बस आपको इतना करना है, बाकी आपकी बॉडी संभाल लेगी, उसे पता है क्या करना है। इतनी हाइट पे जाते नहीं, -20। खैर कमाल की बात तो ये है कि यहाँ हाईएस्ट विलेज कॉमिक के पास ही वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है, जो है इस खूबसूरत विलेज हिक्किम में। इस पोस्ट ऑफिस के नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल भी वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस होने का। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ गया इसका। कितनी बढ़िया बात है ना कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस अपने इंडिया में है, तो लेटर पोस्ट करना तो बनता है ना। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया पोस्ट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, जिसने इस रिमोट एरिया तक तो वर्ल्ड का highest यहाँ मोबाइल stadium है। नेटवर्क के आने से भी पहले दुनिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पोस्ट ऑफिस को गांव में आज 40 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। पर अभी मैं एक खास सेरेमनी का हिस्सा होने जा रहा हूँ वापस कॉमिक विलेज में। मुझे लगता पता है। अब क्योंकि यहाँ हाईएस्ट विलेज में बस गिनती के 12 घर हैं, तो अगर किसी के यहाँ पूजा या कोई फंक्शन होता है तो पूरा गांव उसका हिस्सा बनता है। जैसे कि आज इस घर में एक पूजा है और सभी एक साथ मिलकर यहाँ हर काम में इस फैमिली का हाथ बटा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रसाद बना रहे हैं। हाँ, प्रसाद के लड्डू बनाए हैं। अच्छा, ये बनाना चाहिए। बनाना शेक देसी स्टाइल में। कैसे देसी कैसे? बनाना और दूध ही है इसमें ना। बनाना है, दूध है, अच्छा, थोड़ा सत्तू है। सत्तू भी अच्छा है। अब देसी बनाना शेक को तो कैसे ही मना कर सकते हैं, ये बनाना शेक जो कि बहुत टेस्टी था। बनाना शेक मतलब थोड़ा थिक बना और के घर वो के चम्मच बाहर से कुछ खा रहे हैं। लोग बर्तन धोने में हाथ बटा रहे थे। सत्तू की वजह से। पर सवाल तो ये है कि सत्तू का इतने वैसे ठंडे शरबत बनाया है, ग्लेशियर के सत्तू पानी के से गिलास में नीचे बैठ बर्तन के कैसे धो रहे हैं। खैर ये कमाल है इसका। तो यहाँ का इंस्टेंट गीज़र है एक तरह से। इन्होंने इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक फनल सा लगाया हुआ है जिसमें पाइप से ठंडा पानी डाल रहे हैं, तो तुरंत बहुत तेज़ गर्म पानी निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर लगातार लकड़ियाँ जल रही हैं। एक तंदूर की तरह सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम। पर एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया वो थी इन लोगों की एकता। सबने मिलकर बनाया ना, तो सारे गांव वाले इनवाइटेड होते हैं और सब गांव वाले साथ मिलकर ही खाना बनाते हैं और फिर ऑब्वियसली सब साथ मिलकर खाते हैं। बट सबसे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि वो बस ये सब करके घर वापस नहीं चले जाते, बल्कि सब एक साथ मिलकर बर्तन तक धोते हैं और सफाई कर फिर जाते हैं अपने अपने घर। तो फिर अब आपने बर्तन धो लिए, अब आप सफाई करके फिर अपने अपने घर जाओगे। क्लीन करके फिर घर जाओगे। अच्छा, किसी एक घर पर वो सारे काम का बोझ नहीं छोड़ते। मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी बात है यार ये, कितनी किस लेवल की यहाँ पर यूनिटी है। आपको शहरों में कहीं नहीं मिलेगा सब देखने में। और जैसे मैंने कहा इन लोगों की एकता ने मुझे सच में इंस्पायर किया। तो यहाँ से वापस लौटने से पहले मैं स्पीति वैली के रास्ते में आने वाले इस गांव कल्पा में रुका, एक खास वजह से। तो जब लास्ट टाइम मैं कल्पा आया था,
जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है कल्पा की, तो उसमें मैं घर के अंदर गया था। जिस घर के अंदर गया था तो वहाँ पे एक आंटी थी जिन्होंने मुझे एक हिमाचली टोपी ऐसे ही गिफ्ट कर दी थी। और फिर मैंने उनको बोला था कि जब भी मैं दोबारा आऊँगा मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊँगा। तो फिर आज मैं कुछ लेके आया हूँ, मतलब पता नहीं शायद वो मेरे लिए मिलेंगे या फिर क्या होगा। अभी तक मैं उनके घर नहीं गया और 3 साल हुए हैं इस बात को, और पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे मुझे। तो देखता हूँ, जाता हूँ उनके घर से, अब देखते क्या होता है। नमस्ते दीदी जी। बढ़िया बढ़िया, आपने पहचान लिया? आपका घर, नमस्ते नमस्ते। अच्छा आगे आपका घर बदल गया, मैं पहचान नहीं पाया घर को। सही है, यूट्यूब में ही देख के मैंने फिर पहचाना कि अच्छा ही हाँ। अच्छा लालू तो नहीं है? लालू ये वो तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है आंटी जी, मैंने आपको वादा किया था कि मैं कुछ गिफ्ट लेके आऊँगा। तो ये गिफ्ट है, लीजिए प्लीज़ प्लीज़ लीजिए। बस ठीक हो? हाँ मैं बढ़िया एकदम। मुझे तो पता नहीं था फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, पहचाने नहीं पहचानेगा। पर आपने पहचान लिया। अच्छा आपने बाद में यूट्यूब पे वीडियो भी देखा क्या? हाँ देखा। अच्छा बहुत अच्छा वीडियो, बहुत प्यार करती है। बहुत पसंद करा, पूरे गांव को पसंद किया लोगों ने। हाँ। यहाँ वापस आकर मुझे समझ आया कि ये जो सफ़र पर मैं निकला हूँ उसमें मैं अकेला नहीं हूँ। कई लोग हैं जो जुड़ते जा रहे हैं, आऊँगा लोग, ठीक है। और यही खासियत है इन दूर दराज बसी जगहों में आने की। यहाँ इतनी दूर आते आते लोग ज़रूर कम हो जाते हैं, पर बढ़ जाती है एकता और अपनापन भी। बाय। शायद इसी वजह से यहाँ ऐसे मुश्किल हालातों में भी ये जगहें आज भी ज़िंदगी से भरी है। बच्चों की इंटरटेनमेंट का सोर्स। इतना जिंदा कि जो भी यहाँ सफ़र पर आता है उसे सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि घर से दूर एक घर मिल जाता है। मतलब बंदा इंटरेस्टिंग इतना वीडियो इनका होता है ना कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ये। बिल्कुल हिले नहीं हम। इनकी वॉइस में भी अमन होता है, पीस होते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। लोग बहुत अच्छे होते हैं ना उधर के, एकता बहुत ज़्यादा होती है लोगों में। पहाड़ों के लोगों में ना हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा हाँ होती है। पहाड़ी लोग अच्छे हैं, बहुत हॉस्पिटैलिटी, बहुत मेहमान नवाज है। एक्चुअली देखो ना कभी कभार मतलब उनका जो कोई भी आ रहा है तो एक निज़ाम जो है ना वो चल रहा है, और जो टूरिस्ट होते हैं, और यहाँ पर एक्चुअली ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये विलेज जो है ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये जस्ट एक विलेज है। वो अपनी लाइफ को चला रहे हैं, उनके पास कभी कभार ही कोई आता होगा ऐसे रेयर, जैसे कि उनको कोई कनिष्क टेंशन गया है नहीं ना, उनको कोई टेंशन नहीं किसी की, सिर्फ अपने से ही गया, आराम से अपना निज़ाम चला रहे हैं, काम चला रहे अपनी हैं। उन्होंने सारी सहूलतें वहाँ पे खुद बनाई हुई खुद बनाया, पानी गर्म करना, वो देखा उन्होंने खुद ही गीजर टाइप बनाया हुआ था। फिर मैं तो हैरान थी कि पानी अगर वो ग्लेशियर जो पिघल के आता है अगर वो भी बंद हो जाए फिर पानी कहाँ से आएगा? कौन सा नहीं, वो चलता रहता है, वो नहीं बंद उनकी होगा। वो झरना बह रहा है पानी। हाँ, मतलब कुदरत का निज़ाम है कि 12 महीने उनके वो लिए पहाड़ पानी देता है। जिसने पैदा किया है तो उसने आपको रिज़्क भी देना है, उसने आपको खाने के लिए भी चीजें देनी, जो है पत्थर के अंदर गिरे हुए दे ऑक्सीजन लो सकता है लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से बॉडी ने एडजस्ट किया हुआ है। एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन हम भी आहिस्ता से जब पहाड़ों पे जाते हैं, जब चढ़ते हैं तब सांस चढ़ता है, जब जहाँ पे जाकर हम बैठ जाते हैं ना कुछ देर के लिए, फिर हमारी बॉडी सही हो जाती है कि हमें नहीं इतना अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह थी। अच्छा भी लगी था। चलें जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं। और वैसे कौन होगा जो गया होगा, ये वर्ल्ड का उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब इंडिया का जो ना विलेज है ना क्लोजेस्ट, वर्ल्ड का तो खैर नहीं, इंडिया का क्लोजेस्ट टू स्काई, हाँ वर्ल्ड का हाईएस्ट जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर है, वो यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम। चलें बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, रखें अपना ख्याल।